मैं ये शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज काम तेज़ी से चल रहा है, आवाज़ उसकी भी आएगी। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थल थे जो मुख्य रूप से 7 ऐसे स्थल थे जिनको नगर की संज्ञा दी जा सकती है। तो उनमें हम लोगों ने लगभग 5 स्थलों का अध्ययन कर लिए था। अब आज हम लोग चौहदड़ों और बनवाली का थोड़ा सा इसकी विशेषता देखेंगे, क्या विशेषताएं थी यहाँ की। और उसके बाद में हम लोग राजनीतिक जीवन कैसा था हड़प्पा का, ठीक है, और सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, और फिर बाद में हड़प्पा ख़त्म हो गई। भाई 2350 BC से लेकर के और लगभग 1750 BC तक हड़प्पा सभ्यता जीवित रही है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 600 वर्ष निकल कर आता है। तो 600 वर्ष तक एक सभ्यता जीवित रहती है, बहुत लंबा समय है, ठीक है। और इस लंबे समय में बहुत कुछ हुआ होगा उस सभ्यता में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी उस सभ्यता में। तो चौहदड़ों कौन से देश में है, पहले ये बताओ। चौहदड़ों किस देश में है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है क्या? चौहदड़ों, ठीक है। और ये भी जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर और कौन सा दूसरा स्थल स्थित है पाकिस्तान का? मोहनजोदड़ो। भूल गए? कल बताए थे, सब भूलते जा रहे हो। और हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर, ठीक है। तो नदी तो याद रखो, दायां बायां भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नदी याद रखो। अभी यहाँ पर हम सारे जितने सब स्थल पाए गए हैं कौन सी नदी पर हैं उनका एक टेबल बनवा देंगे, उसको बना लेना। वहाँ से प्रश्न आता है मैचिंग के लिए दे देगा, एक तरफ नदी दे देगा और एक तरफ स्थल दे देगा, फिर इधर उधर बिखरा के दे देगा, कहेगा कौन सा स्थल किस नदी के सहारे पाया गया है, तो वो आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो चौहदड़ों, इसकी खोज किसने की थी? NG मजूमदार ने। खोज किसने की? NG मजूमदार ने, ठीक है। नाम नोट कर लेना। इसकी खोज करने वाले थे NG मजूमदार। 1931 ईस्वी में इसकी खोज की। और खुदाई का कार्य किया था 1935 में मैकी महोदय ने। किसने? मैके महोदय ने। खुदाई का कार्य मैके महोदय ने करवाया था। किसका? चौहदड़ों का, ठीक है। चौहदड़ों का इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? 1931 में NG मजूमदार ने और मैके महोदय ने इसकी खोज करवाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं देखो। एक तो मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चौहदड़ों से। ये सब याद रखना है। इन सब चीज़ों से अभी हम लोग समाज बनाएंगे, अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों को, क्योंकि इसकी सभ्यता की लिपि तो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है ना। तो इतिहास इसी के आधार पर तो लिखा गया है, तो उसको हम लोग अभी लिखेंगे इन्हीं सबके आधार पे। तो यहाँ से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना मिला है। यानी मनका हमने बताया था, बीड्स। मनका क्या है? मनके बनाए जाते थे, उसके आभूषण बनते होंगे। वो जैसे आज के समय में वो मोतियाँ होती हैं ना, मोतियाँ होती हैं, चाहे मेटल्स की मोती हो, चाहे कांच की हो, चाहे फाइबर के हो, मोतियाँ बनती हैं, उनका माला बनाते हैं। ऐसे ही मनके हुआ करते थे। तो मनका यूज में क्या लेती रहेंगी? महिलाएँ अपना आभूषण पहनती रहेंगी उसका बना करके। तो वो सब मिला है, ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए यहाँ से मिला है लिपस्टिक। क्या मिला है? लिपस्टिक के साथ मिले हैं। यानी महिलाएं लिपस्टिक बहुत पहले से लगाती थीं। ओठ लाली बोलते हैं ना लिपस्टिक को। तो ओठ लाली बहुत पहले से लगाती थी। और साथ में अपने बालों को संवारने के लिए कंघों का इस्तेमाल करती थी। तो कंघे का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? चौहदड़ों से। चौहदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले और कंघे का भी साक्ष्य मिला है। यानी कि महिलाएं वहाँ पर अपना मेकअप वगैरह पहले से ही करती है। तो जन्मजात है, बहुत समय से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से महिलाएं मेकअप करती रही होंगी। और
देखो यहाँ पर ऐसे ईंटें मिले हैं वक्राकार, चौधड़ों से ही वक्राकार ईंटें मिले हैं ऐसे, इस तरीके से। वक्राकार मतलब ऐसे। अभी हम लोगों ने ईंटें जो देखे हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब इस तरीके से सीधे सीधे चौकोर होते हैं, आयताकार होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन चौधड़ों से कैसे ईंटें मिले हैं, वक्राकार। तो यह ध्यान रखना, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिले हैं, चौधड़ों से मिले हैं। और यहाँ पर ईंट पर जो है एक ऐसा चित्र मिला है जिस पर बिल्ली का जो है पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा मिला है, मतलब बिल्ली के पंजे का चिन्ह मिला होगा और कुत्ते का पंजे का चिन्ह मिला होगा। यानी अगर जैसे कच्चा ईंटा पड़ा है, बनने के बाद उसको सुखाने के लिए फैलाया होगा जो है ज़मीन पे, और बनाने वाले जो वर्कर्स होंगे कहीं रहे होंगे, तो कहीं आगे से बिल्ली भागते गई होगी, उसके पंजे बन गए होंगे, फिर पीछे से कुत्ता उसको भगाते हुए आया होगा तो उसके पंजे बन गए। तो ऐसे ही उसको पका दिया गया होगा। और खुदाई में इत्तेफाक से जो है मैके महोदय के हाथ लग गया होगा, मैके तो कर रहे थे खुदाई, मैके महोदय के हाथ लग गया होगा, तो उन्होंने उसको निकाला, बाकायदा जांचा परखा, उसका डीएनए किया होगा, पूरा रिपोर्ट निकाली होगी, तो पता चला होगा इस पर तो बिल्ली के पंजे हैं और कुत्ते के पंजे हैं। तो यहाँ से क्या बात निकल आती है, यानी उस समय कुत्ते और बिल्ली भी थे उस सभ्यता में। जब पशुपालन हम अध्ययन करेंगे तो इन्हीं के आधार पर चीज़ों को पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जानते थे इनके बारे में। तो ये साक्ष्य मिला है। तो और ये जो है किसके बारे में हो गया, चौधड़ों के बारे में। अब जो है जिसमें ज़्यादा विशेषता नहीं, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, और जो है कुत्ते और बिल्ली के जो है वो मिले हैं, पंजों के साक्ष्य मिले हैं ईंटों पर। पंजों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ईंटों पर मिले हैं। और वक्राकार ईंटें भी मिले हैं, वक्राकार ईंटें यहाँ से मिले हैं। अब है बनवाली। बनवाली कहाँ पे है भैया, उत्तर प्रदेश, भारत में है या पाकिस्तान में है, भारत के किस राज्य में है, हरियाणा में। और हरियाणा में किस नदी के किनारे है, तो ये है आपका घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, जिसको पहले सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे है और इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसलिए प्रश्न में अगर पूछ ले, घग्गर ना रहे ना प्रश्न में सरस्वती दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होना, सरस्वती टिक कर देना, घग्गर नहीं होगा तो, या दोनों एक साथ दे सकता है, सरस्वती घग्गर एक साथ दे देगा, या फिर अलग अलग दोनों नहीं देगा, एक ही नाम देगा, क्योंकि इसका पुराना नाम सरस्वती है और उसका अवशेष अभी घग्गर के रूप में है, ठीक है। तो ये घग्गर नदी के किनारे इस स्थल के बारे में पता चला। और इसका जो खोज किया था 1974 में एस.आर. बिष्ट ने किया था। किसने किया था, 1974 में एस.आर. बिष्ट महोदय ने इसकी खोज की। किसने की, एस.आर. बिष्ट। ये नाम नोट कर लेना, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, किसने क्या खोजा है। तो ये कभी कभी आ जाता है प्रश्न में, उसमें भी जोड़े मिलाने के लिए दे देता है, कहेगा कौन सा स्थल किसने खोजा है। अब कोशिश ये करेंगे कि जो है कल आपको प्रश्नोत्तर ही कराएंगे, आज पूरा करा देंगे इसको, और कल जो है प्रश्न आप जो है यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना है। फिर बाद में जो है कुछ हम प्रिंट करवाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह जो लिख कर लाएंगे प्रिंट कराएंगे, फिर उस सबको देंगे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी तो फिर कल वर्बली करेंगे कि कितना आपने पढ़ा है, कितना जानते हो, तो आप तैयार करके भी आना इसको। तो हम प्रश्न पूछेंगे, आपको उत्तर देना रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ से वाश बेसिन का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, बनवाली से वाश बेसिन का साक्ष्य मिला है। वाश बेसिन क्या होता है, जो हम लोग जो है घरों में लगा देते हैं, हाथ धुलने का बेसिन लगाते हैं ना, जिसको वाश बेसिन कहते हैं। तो बनवाली से वाश बेसिन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो ये भाई नगरीय सभ्यता थी, और नगर में आज भी अभी भी बहुत घरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। आज भी हम इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन वाश बेसिन का इस्तेमाल अभी बहुत घरों में नहीं होता है। लेकिन उस समय जो है हड़प्पा के सभ्यता में वाश बेसिन से परिचय थे लोग, उसके बारे में जानते थे। और इसके अलावा यहाँ से जौ के दाने मिले हैं। इसके काय के दाने मिले हैं, जौ के, यानी जौ के फसल से परिचित थे। पहले मैंने हड़प्पा में भी देखा था, हड़प्पा में गेहूँ और जौ दोनों के दाने मिले हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। और बनवली से खाली जौ के दाने मिले हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कौन से फसल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये सब आप नोट करते चल रहे हो, इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो जौ के दाने कहाँ से मिले हैं, बनवली से। और एक हल की आकृति का खिलौना मिला है, एक हल की आकृति का खिलौना मिला है। हल की आकृति यानी हल बना हुआ है, और बच्चों को खेलने के लिए वो आकृति बनाई होगी, तो हल की आकृति का क्या मिला है, खिलौना। कहाँ से मिला है, बनवाली से। बनावली या बनवाली एक ही नाम है, ठीक है। तो हल की आकृति का खिलौना मिला है। अब इससे क्या पता चलता है कि उस समय जुताई किससे करते थे, हल से करते रहे होंगे, ठीक है। हल लकड़ी का भी रहता रहा है, और पत्थर के फाल लगे होते रहे होंगे, या कांस के फाल लगे रहते रहे होंगे,
क्योंकि कांस्य सभ्यता है ये, कांस्य के बारे में जानते थे। तांबे को तो लगाएंगे नहीं, तांबा कमज़ोर होता है, तो कांस्य को लगाते रहेंगे या पत्थर का फाल लगाते रहेंगे या लकड़ी का फाल लगाते रहेंगे नुकीला करके, तो ये यहाँ से पता चलता है। तो इस तरीके से ये 2 स्थल हमने जो है कल रह गया था, इसके बारे में देख लिया। अब जो है हम लोग चलते हैं और पहले एक टेबल बना देते हैं, कौन सी सभ्यता, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, ये आप लोग नोट कर लो। तो देखो सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल हैं, आप नोट कर लो यहाँ पर। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल हैं, तो सबसे पहला स्थल जो है वो कौन सा था, मोहनजोदड़ो। ये तो है ही है, इसको तो ध्यान ही रखना है, मोहनजोदड़ो है। इसके अलावा अभी हमने चौदड़ो पढ़ा, चौदड़ो भी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। और आमरी और कोटदीजी, आमरी और कोटदीजी, ठीक है, तो ये सब कहाँ स्थित हैं, सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी जो है भारत में जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही स्थल मिला है, मांडा, मैंने बताया था। जम्मू कश्मीर से सिर्फ एक ही स्थल मिला है, क्या मिला है, मांडा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो सिंधु के किनारे भारत के कोई भी स्थल नहीं होंगे, सिंधु के किनारे भारत के कोई भी स्थल नहीं होंगे, सिर्फ पाकिस्तान के ही स्थल होंगे। यहाँ से हमको एक प्रश्न और तैयार होता है, अगर इनमें से कोई भी स्थान आ जाए और भारत का राज्य दिया हो तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये भारत में नहीं स्थित हैं। अगर यहाँ भूल जाओ तो आप ये जानकारी कर सकते, या अगर सिंधु नदी दे दे और बनवाली दे दे, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि सिंधु नदी भारत से, मतलब भारत के इन राज्यों से नहीं गुजरती है जहाँ से ये सभ्यता खोजी गई है, जहाँ से स्थल मिले हैं। तो सिंधु नदी के किनारे भारत के कोई भी स्थल सिंधु नदी के किनारे नहीं स्थित हैं, सिर्फ पाकिस्तान के ही स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। और ज़्यादातर स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित पाए गए थे पहले, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन भारत का कोई भी स्थल सिंधु नदी सभ्यता के किनारे, क्योंकि सिंधु नदी का पूरा हिस्सा कहाँ जाता है, पाकिस्तान में जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है सिंधु नदी, थोड़ा सा हिस्सा है उसका, लेकिन जम्मू कश्मीर में मांडा है, और मांडा किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। मांडा चेनाब, सब भूलते जा रहे हो पीछे का, चेनाब नदी के किनारे है। तो अब चेनाब में भी लिख लो, चेनाब नदी के किनारे कौन सा है, मांडा, ठीक है, तो मांडा लिख लो, चेनाब नदी मांडा। और दूसरी है रावी नदी, रावी नदी के किनारे एक प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान का है, क्या नाम है उसका, हड़प्पा। और सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे है रोपड़, पंजाब वाला रोपड़, ठीक है, सतलज नदी के किनारे क्या है, रोपड़। और घग्गर या सरस्वती, घग्गर या सरस्वती, अभी अभी कुछ चीज़ें बताई हैं, इनके किनारे स्थित हैं, तो वो सब नोट कर लो। घग्गर या सरस्वती के किनारे राखी गढ़ी है, बनवाली है और कालीबंगा है। राखी गढ़ी और अभी बनवाली का अध्ययन किए तो वो भी इसी के सहारे स्थित है, बनवाली और कालीबंगा, काली चूड़ियों वाली, हाँ हाँ, अब याद आ गया, राजस्थान, काली चूड़ियाँ याद रखना। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, और किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और हमने पढ़ा था लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे क्या है, लोथल, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक स्थल जो सबसे पूर्वी स्थल है, क्या नाम है उसका, भूल गए, क्या नाम है, आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जो मेरठ में है और सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन। सबसे उत्तरी मैंने बताया था मांडा है जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और सबसे दक्षिणी क्या है, दैमाबाद, भूल गए। और किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी के किनारे। और ये दैमाबाद कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में। दैमाबाद किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। और ये सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, सन्नाटा गोदावरी, प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी, उस दिन ही बताया था, सब भूल जाते हो, सब सन्नाटा हो जाते हो, ऐसे पढ़ने से काम थोड़ी नहीं चलेगा। और इसके अलावा सबसे पश्चिमी स्थल कौन सी नदी के किनारे था, दास्क, कौन सी नदी, दास्क, क्या नाम था, सुत कांगेन डोर, सुत कांगेन डोर, यानी जो है बलूचिस्तान में कौन से
राज्य में है पंजाब के बलूचिस्तान में, दास्क नदी, सुत कांगेन डोर, ठीक है, ये दास्क नदी। तो ये नदियों के किनारे, यहाँ से प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है, दाएं बाएं कर देगा नदी को और फिर कहेगा कौन सा नदी, कौन सा स्थल किस नदी के सहारे स्थित है। तो ये आप चार्ट बना लेना, इसको आप नज़र मार लेना, 2 बार बस याद हो जाएगा। और याद करने का देखो तरीका क्या है कि आप मानचित्र ले लो। मैं कई बार बोलता हूँ चाहे इतिहास पढ़ो चाहे भूगोल पढ़ो कुछ ही पढ़ो, मानचित्र के बगैर सब कुछ सुना है। तो मानचित्र आप मार्केट से खरीद लो 10-20 मानचित्र और उन पर इनको दर्शाने की कोशिश करो, नदियों को दर्शाओ और नदियों के सहारे ये स्थल भर लो, बस याद हो जाएगा। ठीक है, रटोगे रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा। रटने से कोई भी चीज़ जो है लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती है, लेकिन जब समझ करके पढ़ोगे, भाई कहानी बनाओ, कहानी बनाना सीखो। कोई भी चीज़ देखो हमारे दिमाग में कोई भी चीज़, जैसे हम फिल्म देख कर आते हैं, मूवी देख कर आते हैं, तो उसमें क्या होती है, चित्र चलते हैं और एक कहानी होती है। चित्र चलते हैं और एक कहानी होती है जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती है वो कहानी। और किताबों से हमको दोस्ती क्यों नहीं पाती, क्योंकि किताबों में चित्र नहीं चलते हैं और इसको हम बोझ समझ करके पढ़ते हैं। बोझ इसलिए समझते हैं क्योंकि हमको इसको पढ़ना है और पढ़ करके नौकरी लगनी है, ये सोचते हैं ना कि हमको नौकरी के लिए पढ़ना है, बस यही काम गड़बड़ हो जाता है। नौकरी के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। अपना घड़ा ज्ञान के लिए भरना है, अपने घड़े को ओपन कर दो, ज्ञान से इसको भरना है। और जिस दिन ये समझ कर पढ़ोगे उस दिन पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, पढ़ाई बोझ नहीं लगती है। और फिर इसको कहानी बनाओ। एक अगर नॉवेल पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो मैं आदी हूँ, नॉवेल पढ़ता हूँ और जब नॉवेल पढ़ने लगता हूँ तो खाना वाना भूल जाता हूँ, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उठता नहीं हूँ, ये हाल है। तो वो क्यों, क्योंकि नॉवेल में जब हम पढ़ते हैं तो कहानी बनती है और कहानी चित्र के रूप में दिमाग में चलता रहता है। वहाँ पे कुछ पात्र होते हैं, आगे की हम चीज़ें जो है उससे समझ जाते हैं कि आगे अब क्या होने वाली है। अगर किताब को उस तरीके से आप पढ़ने लगे, किताब को आप उस तरीके से पढ़ने लगे नॉवेल की भांति, कि जैसे ही कोई दैमाबाद आया, कोई जो है शब्द आया, तो आप चित्र बना लो दिमाग में। अच्छा, महाराष्ट्र, हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ से दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सब चित्र बनाते चले जाओ। मुंबई घूम जाओ, दिमाग में घुमा जाओ, मुंबई घूमने चले जाओ। अच्छा, बगल में समुद्र है, तट है, वहीं जो है सैर सपाटा करने लोग जाते हैं तट के किनारे, बस पूरे फिगर बनाते चले जाओ, कभी नहीं भूलोगे दैमाबाद, जीवन भर याद रहेगा। तो हमेशा चित्र फिगर बना करके इतिहास फिगर बनाओ, कहानी बनाओ। जो आपकी जो लाइन्स हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं, उन लाइन्स को जोड़ते जाओ, कहानी बनाते जाओ, फिर कहानी कभी जीवन में भूलती नहीं है। दादी बाबा वाली कहानी, हम तो प्राइमरी में पढ़ने जाते थे, छोटे छोटे जब बच्चे हम लोग थे, 2-4 बच्चों, तो कहानी सुनाया करते थे। तभी कुछ था नहीं, मोबाइल और फलान ढकान कुछ तो हुआ नहीं करता था। तो कहानी इतनी लंबी होती थी कि 4-4 दिन चलती थी। इधर से शुरू किया, 1 घंटे का रास्ता था, पैदल जाते थे, कहानी सुना रहे हैं, उधर से लौटते समय कहानी सुनाते हुए आ रहे हैं, और वो कहानी आज भी याद है हमको। तो वो कहानी बनाकर कोई चीज़ अगर करोगे तो जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, राजनीतिक सामाजिक जीवन। अरे अभी तक लिखी नहीं हो, लिख लेना किसी से लेकर के, ठीक है। अब साथ में लिखा करो। देखो एक चीज़ आदत और डालो, अभी से आदत डाल लो साथ में लिखने की, ठीक है। पढ़ाई के साथ लिखाई भी ज़रूरी है। अगर घर नहीं लिखते हो तो कम से कम क्लास में नोट्स बनाना सीखो, क्लास नोट्स बनाना सीखो, क्लास में साथ साथ में लिखने की आदत डालो, आगे काम आएगा। तो अब देखो यहाँ से जो है कोई भी लिखित साक्ष्य अभी तक जो मिले हैं पढ़ा नहीं जा सका है, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो कहानी ही बनाई है इतिहासकारों ने, पुरातत्वविद जो थे, जिन्होंने खोद करके सामग्री दी, चाहे वो हल की सामग्री दी, चाहे वो मनके के कारखाने का सामग्री दिया, चाहे ईंट दिए हैं। जब वो सब प्रकाश में आए तो इतिहासकार उन वस्तुओं के आधार पे उन्होंने एक कहानी बनाई और उस कहानी के आधार पे यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कल्पना की। हम भी कल्पना कर सकते हैं कुछ और चीज़, उसमें काल्पनिक चीज़ें। अगर आप इतिहासकार बन जाओगे और उन वस्तुओं को देखोगे जा करके, वहाँ तो कुछ नई कहानी बना सकते हो, कुछ नई चीज़ बता सकते हो। तो अभी तक जो इतिहासकार हैं, चाहे वो मैके हों या चाहे जो है बिष्ट महोदय हों, चाहे दयाराम साहनी महोदय हों, ठीक है, चाहे राखाल दास बनर्जी हों, इन सब लोगों ने उत्खनन में योगदान किया। और जो इतिहासकार हमारे जो इतिहास लिखते हैं, उन सब लोगों ने उसके आधार पे एक कहानी बनाई है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, यहाँ का इनका राजनीतिक जीवन था। देखो यहाँ पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि कोई राजा रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है
कि कोई राजा रहा होगा जो शासन करता रहा होगा, लेकिन ये सभ्यता 600 वर्ष तक जीवित रही है। कितने वर्ष तक? लगभग 600 वर्ष तक जीवित रही है। 2350 BC से लेकर के और लगभग 1750 BC तक ये सभ्यता रही है। तो इसका मतलब 600 वर्ष काफ़ी लंबा समय हो गया। हमारे देश में अंग्रेज भी आए तो वो भी 200 वर्ष के आसपास रहे। वैसे टोटली देखा जाए तो लगभग 190 साल ही रहे। उन्होंने पहली लड़ाई 1757 में प्लासी की जीती, तब से वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे और 1947 में भारत को छोड़कर चले गए। तो 190 साल उनका वर्चस्व रहा है। लेकिन आ तो गए थे 1600 के आसपास ही, 1600 में उन्होंने कंपनी बनाकर भारत में आ गए थे। लेकिन राजनीतिक जो दबदबा था उनका वो 190 वर्ष तक रहा। तो वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाए, जबकि वो ताकतवर थे, सब कुछ थे। लेकिन ये सभ्यता क्यों इतने लंबे समय तक जीवित रही, 600 वर्षों तक? तो इस पर विचार करने की बात है और उस पर आप कहानी बना सकते हो। तो इससे कहानी क्या बनती है? कहानी ये बनती है कि उस समय राजा और प्रजा के बीच संबंध मधुर रहे होंगे। राजा और प्रजा के बीच संबंध मधुर रहे होंगे, यानी राजा जो है निरंकुश नहीं रहा होगा, जो शासक रहा होगा निरंकुश नहीं रहा होगा। एक कहानी ये बन सकती है। तभी तो संबंध मधुर होंगे, तभी तो हम कहेंगे ठीक है तुम्हारा परिवार राजा रहे। और यहाँ से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जो स्थल मिले हैं, वहाँ से बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा हो सकता है इस पूरे सभ्यता का सेंटर रहा हो, राजधानी रही हो, और सेंटर में ही वो मिली है। पूरी सभ्यता इस तरीके से स्थित है ना, इससे इस तरीके से, ठीक है। और इस सभ्यता में यहाँ पर क्या है? हड़प्पा है, ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा है। तो इस पूरी सभ्यता में हड़प्पा लगभग केंद्र में स्थित है। तो हड़प्पा केंद्र में स्थित है, इसलिए हड़प्पा को राजधानी मानी जा सकती है कि हड़प्पा उसकी क्या रही होगी? राजधानी रही होगी। और यहाँ पर क्या स्थित है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो इसकी आर्थिक राजधानी का संकेत करते हैं। जैसे मुंबई हमारे देश की क्या है? आर्थिक राजधानी है। वहाँ से व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के मार्ग से, वायु मार्ग से। ऐसे ही मोहनजोदड़ो से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये हड़प्पा की आर्थिक राजधानी हो सकती है। तो इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है। प्रश्न आएगा जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन में दे देगा लोथल और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और बनवाली, राखीगढ़ी, दो के करके दे देगा ना नाम, 4 ऑप्शन। फिर कहेगा जुड़वा राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसको जो है राजनीतिक राजधानी के रूप में कहा जा सकता है और इसको आर्थिक राजधानी के रूप में इंगित किया जा सकता है। तो ये जो है इसकी, और इसके अलावा जो है चूँकि संबंध बहुत मधुर रहे होंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ पर हो सकता है कुछ सामंत शासक करते रहे हों। जैसे लोथल भी बहुत ज़्यादा, उसकी जो वहाँ की जो पत्तन था, पोर्ट था, काफ़ी मैकेनाइज टाइप का था। उसमें मशीन तो नहीं रही हैं, मशीनों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन वो मैन मेड जो मशीन थे, मतलब उससे ये पता चलता है कि उन्होंने पोताश्रय जो उन्होंने पत्तन जो बनाया था, पोताश्रय इतना बेहतरीन बनाया था कि जहाज़ आए बिना किसी रुकावट के, सामान लाद करके चला जाए व्यापार के लिए, सामान लोडिंग हो व्यापार के लिए चला जाए कहाँ? दूसरे अन्य सभ्यताओं के लिए, मेसोपोटामिया, मिस्र, इनसे थे हमारे व्यापारिक संबंध, तो वहाँ चले जाएं। तो ऐसी इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो प्रश्न आएगा कि लघु हड़प्पा किसको कहा जाता है? लोथल को, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थल जैसे कुछ जो है चीज़ें मिली हैं, कुछ जानकारी होती है। तो लोथल को क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो अब ये चूँकि कुछ लिखा नहीं मिला है, इसलिए ज़्यादा इसके राजनीतिक जीवन में प्रकाश नहीं डलता है, तो कहानी बना सकते हैं। और अब हम लोग समाज की बात करेंगे कि यहाँ का समाज कैसा था। देखो, वैसे भारत के समाज की अगर बात करें तो भारत का समाज जो है उत्तर वैदिक काल में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, 4 वर्गों में विभक्त हो जाता है स्पष्ट रूप से। उसमें लिखा मिलता है, वेद में, संहिताओं में लिखा मिलता है, 4 वर्गों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये काफ़ी लंबे समय तक रहा है। लेकिन इसके लिपि को, यहाँ की जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो पढ़ा नहीं जा सका होने के कारण यहाँ के समाज के बारे में हम सिर्फ कहानी बना सकते हैं। और किसके आधार पे? जो सामग्री प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर। तो यहाँ हमको क्या मिला? नगर मिला है ना।
और नगर में हमने देखा सामान्य तौर पे नगर दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग टीला। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला और पूर्वी भाग को क्या कहा गया? नगर टीला। ठीक है, तो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दो भागों में बटा था और यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, यहाँ से जो आवास प्राप्त हुए हैं, उन आवासों के आधार पे ये कहानी बनाई जा सकती है कि दुर्ग टीले में कोई बड़ा व्यक्ति, कोई सम्रांत व्यक्ति रहता रहा होगा, कोई विशिष्ट व्यक्ति रहता रहा होगा, जैसे पुरोहित, प्रशासक वर्ग का कोई सामंत। ठीक है, तो एक वर्ग ये हो गया, समाज का एक वर्ग क्या हो गया? विशिष्ट वर्ग, बड़ा वर्ग। और नगर टीले से जो स्थल प्राप्त है, नगर टीला जो था वो मोस्टली क्या था? नीचा था। नगर टीला क्या था? नीचा था। और दुर्ग टीला चारों तरफ चार दीवारी से घिरा हुआ था। तो इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि अपनी सुरक्षा करते थे। और सुरक्षा कौन करेगा? जो विशिष्ट वर्ग ही तो करेगा। सामान्य जनता अपनी सुरक्षा, उसके लिए जनता मतलब राजा भी ध्यान नहीं देती रही होगी, राजा भी ध्यान नहीं देता रहा होगा। तो नगर टीला ज़्यादातर कैसे मिले हैं? वो बिना चार दीवारी के मिले हैं। और यहाँ के जो मकान मिले हैं, जो भी आवास मिले हैं, वो एक तो नीचे हैं, ये दुर्ग टीले से नीचे बसा हुआ है। ठीक है, और नीचे इसलिए बसाया गया हुआ, ये मतलब इसको ऊंचा इसलिए किया गया हो कि बाढ़ अगर आती है तो फिर ये बाढ़ से बचा रहे। और ये जो है बाढ़ में भीग भी जाए तो कोई मतलब डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नगर टीला है, सामान्य जनता रहती। तो यहाँ की जो आवास मिले हैं, मकान मिले हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये सामान्य जन का आवास रहा होगा। और सामान्य जनता में कौन कौन हो सकते हैं? कृषक, किसान, ठीक है, और व्यापारी वर्ग, शिल्पकार। उस समय शिल्पी थे ना, मनका बनाने का कारखाना मिला है तो कोई शिल्पकार बनाता रहा होगा भाई। और किसान मिले, मतलब साक्ष्य मिले हल के, जौ के, तो खेती करते रहे होंगे तो किसान मिले होंगे। और इसके अलावा व्यापार होता था तो वाणिज्यिक वर्ग मिला होगा, व्यापारी वर्ग मिला है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है कुछ प्रसाधन के सामान मिले हैं, कुछ नाई वाई के वस्तुरा मिले हैं, तो नाई भी रहा होगा, समाज का मतलब सेवा करने वाला। तो ये सब किस में आ गए? जो है सामान्य वर्ग में। तो समाज के दो वर्ग हो गए, एक सामान्य वर्ग, एक विशिष्ट वर्ग। और कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जो बड़े घर मिले हैं, जो बड़े घर मिले हैं, उन घरों में क्या मिला है? कुछ ऐसे कमरे मिले हैं जिसमें नौकर चाकर रहते होंगे। आज भी जो है बड़े लैंडलॉर्ड जो होते हैं नौकर चाकर अपने घरों में रखते हैं, और उनके घर में जो कमरा होता है नौकरों का, वो थोड़ा सा कम विकसित होता है, उसमें साधन कम होते हैं। तो उस समय भी खुदाई से ऐसी कुछ वस्तुएं जो उस कमरों में से मिली है बड़े मकानों से, उनमें ये पता चलता है कि वहाँ पर नौकर रहते रहे होंगे। तो यहाँ पर दास प्रथा का भी पता चलता है, यानी समाज में दास प्रथा थी, समाज में दास प्रथा थी। तो समाज लगभग तीन वर्गों में बटा था, विशिष्ट वर्ग में, सामान्य वर्ग में और दास वर्ग में। तीन वर्गों में समाज बटा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये समाज की बात हो गई। अब समाज के बाद हम लोग नगर की उसकी बात करेंगे, महिलाओं की क्या स्थिति थी। भाई सामाजिक व्यवस्था में हम यही तो अध्ययन करते हैं, महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या खाते पीते थे, क्या पहनते थे, यही सब सारी चीज़ें समाज की बातें होती हैं। तो महिलाओं की क्या दशा थी यहाँ पर। अब देखो, आप कहानी बना सकते हो, अगर मैं ना भी पढ़ाऊँ और आप पुरानी चीज़ें उठा लो, पुरानी जो पढ़ा दिया है स्थल के बारे में, जो चीज़ें मिली हैं, तो वहाँ से आप कहानी बना सकते हो। कहानी क्या बना सकते हो? आपको जो है हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है महिला की, एक स्त्री शक्ति की, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अर्थात महिलाओं का सम्मान किया जाता रहा होगा, महिलाओं की पूजा की जाती रही होगी। तो जब जिस समाज में महिला की पूजा की जाती हो, महिलाओं का जो है इतना बोलबाला हो, तो ये समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक। ठीक है, तो अब यहाँ प्रश्न आएगा, अक्सर आता है, परीक्षाओं में आता है, एसएससी वगैरह में या फिर आपका पुलिस वगैरह, दरोगा वगैरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पितृ सत्तात्मक थी, मातृ सत्तात्मक थी, या पितृ और मातृ दोनों प्रकार की सत्तात्मक थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको टिक लगाना है, हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। यानी मातृ मतलब जननी को, माँ को, ठीक है, महिला को सम्मान दिया जाता था और उनको बढ़ चढ़ करके हर समारोह में हिस्सा लेने का अधिकार होता था। ठीक है, तो ये समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं, जैसे लोथल से क्या मिला है? युगल समाधान मिला है। लोथल से क्या मिला है? युगल समाधान। माने चाहे वो महिला हो
या पुरुष को साथ में दफनाया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? युगल समाधान। अब दो सौ मतलब हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं दो लोगों के, तो अब उनको पता भी चल गया ये पुरुष है या महिला है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये भाई है या बहन है। तो इसके आधार पे इतिहासकारों ने कहा है कि वहाँ पर सती प्रथा का भी प्रचलन था, वहाँ पर सती प्रथा का भी प्रचलन था। तो कहने का मतलब एक तरफ जहाँ ये समाज मात्र सत्तात्मक था, वहीं पर सती प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। और सती प्रथा के साथ साथ में महिलाएं यहाँ के श्रृंगार भी करती थी, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं श्रृंगार में, जैसे कि आपका लिपस्टिक और कंघा मिला है चौंदड़ों से, और हड़प्पा से पूरा श्रृंगार दान ही मिल गया है। क्या मिल गया है? श्रृंगार दान। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। श्रृंगार दान क्या होता है? जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं महिलाएं रखती हैं। ठीक है। तो हड़प्पा से श्रृंगार दान मिला है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाएं श्रृंगार भी करती थीं। तो जब श्रृंगार करेंगी तो स्वच्छंद होगी, स्वतंत्र होंगी। ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा रहा हो, यहाँ पर पर्दा प्रथा रहा हो। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर पर्दा प्रथा नहीं था। हम तो रहलई में देखे बहुत बड़ी पर्दा प्रथा थी। हम जब आए थे शुरुआत में, आज से 17 साल पहले जब रहलई ज्वाइन करने आए कॉलेज, तो उस पर आ रहे थे क्या नाम है, तांगा गाड़ी पे, तो 2 महिलाएं बैठी थी और तांगा वाला चला रहा था बग्घी वहाँ से हिरादनगर से। तो हम उससे चर्चा करने लगे, ऐसे पूछने लगे रहलई के कॉलेज के बारे में। तो औरतों को पता चला कि ये अब कॉलेज आ रहे हैं और यही कि रहे होंगे, तुरंत पर्दा कर लिया कि ये जो है हाँ क्या करें, डांटो, हाँ लाज मान लिया, हाँ पर्दा कर लिया। तो पर्दा प्रथा जो है वहाँ पर नहीं देखने को मिला है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा के संकेत नहीं मिलते हैं और ना ही बहुविवाह के संकेत मिलते हैं। देखो आगे जा कर के जब राजाओं वाला शासन आता है तो वहाँ पर बहुविवाह मिलता है, मतलब एक एक पुरुष जो है कई शादियाँ करता है। ठीक है। तो वो बहुविवाह का प्रचलन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे वहाँ, यानी कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी, स्त्रियों को वहाँ पर वो भोग की वस्तु नहीं समझा जाता था, उनकी दशा अच्छी रही होगी, इसलिए कुल मिलाकर स्त्रियों की बेहतरीन दशा थी। ठीक है। अब हम लोग ये हो गया, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो है इनका क्या जो है खान पान था, खान पान देखते हैं यहाँ पर खाना पीना क्या था इनका। तो देखिए यहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले हैं मांसाहार के भी, यानी ये लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। देखो मांसाहारी जो है, मांसाहार तो व्यक्ति जो है जब से इस धरती पर आया है तभी से है। तो मांसाहार के साक्ष्य मिले या ना मिले, और मिले भी हैं तो ये मांसाहार थे। और शाकाहारी के साक्ष्य इसलिए मिलते हैं क्योंकि बहुत अनाज मिले हैं, फसल मिले हैं, और अनाज कूटने के जो है चबूतरे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग अनाज भी खाते थे, केवल मांस ही नहीं खाते थे बल्कि अनाज भी खाते थे। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं खपाना है। खान पान इनका ऐसे ही था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। और जो है इसके बाद में अब ये मनोरंजन भी करते रहे होंगे, समाज में मनोरंजन भी आता ना, मनोरंजन भी करते रहे होंगे। तो मनोरंजन के क्या क्या इनके साधन थे? तो देखिए हमको एक स्टेडियम मिला था ना, एक स्टेडियम कहाँ से मिला है कोई बता सकता है? एक स्टेडियम मिला था, कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। और स्टेडियम में क्या होते हैं? खेल कूद होते हैं। और खेल कूद मनोरंजन के लिए तो किए जाते हैं भाई। क्रिकेट खेलने वाले खेलते हैं, लोग बैठ करके ताली बजाते हैं, वो क्या करते हैं? मनोरंजन ही तो लेते हैं। भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो मनोरंजन ही तो करते हैं, लेकिन उस मनोरंजन को उठा के टीवी पर पटक देते हैं ना। तो फिर वो सब नहीं करना है। मनोरंजन को मनोरंजन का ही साधन समझना चाहिए। और हाँ, दूसरे की टीवी फोड़ देंगे, अपना नहीं फोड़ेंगे। तो मतलब मनोरंजन का साधन खेल भी था। मनोरंजन का साधन क्या था? खेल भी था, क्योंकि हमको पता चलता है धौलावीरा से एक ऐसा जो है भवन मिला है जो इंगित करता है, संकेत करता है कि वहाँ पर क्या था? स्टेडियम था। तो स्टेडियम में खेल होते होंगे। ठीक है। और इसके अलावा ये लोग शतरंज भी खेलते थे। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, शतरंज का ज्ञान इनको था, इसलिए कहा जाता है शतरंज भारत से उदय हुआ है। शतरंज का खेल भारत से ही उदय हुआ है। और ये शकुनी जैसे लोगों ने खेल करके पूरा महाभारत करा दिया। शतरंज ही तो खिलाया था। कौरव पांडव शतरंज खेल करके महाभारत कर बैठे, तो बहुत खतरनाक खेल है। शतरंज का भी इनका शौक था। और शिकार करते थे। कुछ ऐसे चीज़ें मिली हैं कि कुछ ऐसे चित्र मिले हैं बने हुए जिसमें दिखाया गया है कि
कोई हिरन का शिकार कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, तो शिकार भी करते थे। तो शिकार भी इनका मनोरंजन का साधन था, शिकार भी मनोरंजन का साधन था। मछली भी, चूँकि मांसाहार थे तो शिकार करते थे और मछली भी पकड़ते थे, मछली भी ये पकड़ते थे, इसलिए मनोरंजन का साधन इनका मछली पकड़ने का भी जो है था, मनोरंजन के लिए पकड़ते थे, पकड़ के लाते थे, फिर खा लेते थे। और ये जुआ खेलने में भी पीछे नहीं थे, जुआ भी खेलते थे। जैसे दिवाली में यहाँ लोग जुआरी होते हैं, ऐसे ये लोग जुआ खेलते थे, जुआ खेला करते थे, ठीक है। और एक कांसे की नृत्य करती हुई जो है एक महिला मिली है, मूर्ति मिली है कांसे की, कल बताया था मैंने, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। अर्थात ये लोग नृत्य को भी जो है मनोरंजन में शामिल करते रहे होंगे, यानी कई नृत्यशाला रही होगी जहाँ पे जो है नृत्य चलता रहा होगा, मनोरंजन का साधन रहा होगा। तो इस तरीके से ये हो गया इनका जो है मनोरंजन। अब हम लोग समाज के बाद आर्थिक पक्ष देखेंगे, समाज के बाद आर्थिक पक्ष का अध्ययन करेंगे, यानी इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है, आर्थिक जीवन कैसा था। तो अब आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। आर्थिक जीवन में हम लोग कृषि का अध्ययन करेंगे। किस चीज़ का? कृषि का अध्ययन करेंगे, पशुपालन का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और जो है आपका वाणिज्य व्यापार, ठीक है, हाँ, वाणिज्य व्यापार, ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखो कृषि के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, कृषि के बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे कि बनवाली से मिट्टी का हल मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से। देखो रिपीट हो रहा है फिर से, मिट्टी का हल मिला है। तो इससे पता चलता है कि जो है ये लोग कृषि करते रहे होंगे, हल कृषि के काम में आती है। और देखो इन उपकरणों का आज भी हम प्रयोग करते हैं, हमारा जीवन किसानी जीवन है, ठीक है, इसीलिए शादी विवाह में इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है शादी विवाह में इन उपकरणों का प्रयोग, ठीक है। तो इसलिए बनवाली से जो है मिट्टी के हल मिले हैं। और इसके अलावा जो है हाँ, जौ के भी साक्ष्य मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, ठीक है। तो इससे पता चलता है कृषि करते रहे होंगे। अब ये ध्यान रखना कौन कौन से फसल हो गए, अभी फसल भी आ जाएगा। जौ और गेहूं का इनको ज्ञान था, ठीक है। और इसके अलावा अनाज कूटने के 18 चबूतरे मिले हैं, अनाज कूटने के 18 चबूतरे मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अनाज कूटने वाला चबूतरा कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा में जो दुर्ग नगर था उसके उत्तर में 18 चबूतरे पाए गए हैं। तो उससे पता चलता है कि ये लोग खेती करते थे और फसल को जो है कूटने का काम भी करते थे। और इसके अलावा जो है जुते हुए खेत मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। अब जैसे ये मान लो ये खेत है, इसमें अगर अनाज ना लगा हो और इसको जोत दिया जाए, फिर सभ्यता ऐसे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, सभ्यता ऐसे ही ख़त्म हो जाए, या कुछ बाढ़ बूढ़ आ जाए तो उसके कुछ अंश तो बचेंगे। उस तरीके से धारी बनी हुई, तो वो धारी जो मिली है उसके आधार पर रिसर्च किया गया तो पता चला है कि ये खेत जुते हुए थे। और जोतेंगे खेत क्यों? कृषि करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग कृषि भी करते थे, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि इक्का गाड़ी भी मिली है कांसे की, तांगा गाड़ी चौधड़ों से, बैल, शंख के बैल भी मिले हैं। तो ये सब क्या इशारा करते हैं कि यहाँ पर लोग कृषि करते थे। बैल शंख के मिले हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग कृषि करते थे। और इसके अलावा विशाल अन्नागार मिले हैं। विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लेकिन विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से। और 16, 12, 6 एक तरफ 6 एक तरफ, तो 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। तो अन्नागार यानी अन्न के भंडारण के लिए रहे होंगे। तो ये सब पता चलता है कि ये लोग कृषि करते थे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फसल मिले हैं, कुछ जो है अनाज के दाने मिले हैं, जिसमें लगभग 9 प्रकार के प्रमुख जो है फसल थे। इनका ज्ञान था, इनको इनके नाम नोट कर लेना, प्रश्न आएगा यहाँ से पूछ लेगा, कहेगा एक फसल ऐसा दे देगा जिसका ज्ञान इनको नहीं था, 3 ऐसे दे देंगे और उसमें से उनको ज्ञान था। तो ये फसलों के नाम नोट कर लो, नहीं तो ये प्रश्न आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो इनको भाई हमने देखा था गेहूं का भी ज्ञान था, हड़प्पा से ही गेहूं का साक्ष्य मिला है। जौ का भी ज्ञान था इनको, कपास का, कपास को सिंडन कहते हैं, हाँ ये गुड। सरसों का भी ज्ञान था, चना का भी ज्ञान, चना भी आया था ना, हाँ, कपास हो गया, सरसों चना हो गया। और इसके अलावा मटर का भी ज्ञान था इनको, मटर का भी ज्ञान था। और इसके अलावा राई, और एक जगह से तिल का ढेर मिला है, तिल का ढेर मिला है, तिली, तो तिली का भी इनको ज्ञान था। और ये खरबूजा तरबूजा भी खाते थे, हाँ, तो खरबूज और तरबूज के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है धान की भूसी भी मिली है, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो अर्थात ये लोग चावल से भी परिचित थे, धान से परिचित थे। तो ये सारे फसल जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
हाँ मतलब किताबों में 9 ही मिलता है, लेकिन ये सारे इकट्ठा कर लोगे 10-11 हो जाएंगे। तो ये सब गेहूँ, जौ, कपास, सरसों, चना, मटर, राई, तिल, खरबूज, तरबूज, धान, इन सब चीज़ों का इनको क्या था, ज्ञान था। अब कहेगा उसमें दे देगा, इनमें से 3 दे देगा, वो कहेगा आलू, कहेगा इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था, तो आलू का इनको ज्ञान नहीं था। भारत में आलू तब था ही नहीं, आलू तो हमको पुर्तगाली दे गए हैं। जब पुर्तगाली भारत आए तब हमको आलू खाना सिखा गए, नहीं तो हम आलू जानते नहीं थे। हैं अब आलू ही खाते हैं। तम्बाकू का भी हमें ज्ञान नहीं था, तम्बाकू करना ही पुर्तगाली सिखा गए, खाओ, खैनी ठोको, रगड़ो, ठीक है। तो ये सब पुर्तगाली हमको देकर चले गए। हाँ, तो अब इसके बाद में पशुपालन की बात करेंगे। ये तो हो गया कृषि, ये हो गया कृषि आर्थिक जीवन में। अब आर्थिक जीवन में पशुपालन की बात करेंगे। ये टाइम कितना हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, अच्छा तो कम ही हुआ। तो पशुपालन की बात करेंगे। पशुपालन अब आप जो साक्ष्य मिले उनके आधार पे आप कर सकते हो ना। जैसे एक शंख का बैल मिला है, यानी बैल को ये पालते थे, शंख का बैल मिला है तो उससे हम कह सकते हैं। और कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। ये बार बार रिवाइज हो रहा है, सब स्थान से कौन कौन से मिले हैं और उसी के आधार पर इतिहास बनाया जा रहा है। तो हड़प्पा से क्या मिला है, शंख के बैल मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक मूर्ति मिली थी पशुपतनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। और उस मूर्ति में जो है, मूर्ति की दाईं तरफ 2 पशु बैठे हुए हैं। मूर्ति के जैसे मान लेते हैं बीच में पशुपत जी बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और इनका दाहिना हिस्सा ये होगा, दाहिना हिस्सा ये होगा और बायां हिस्सा ये होगा। हम अपनी तरफ से देख रहे हैं ना, तो दाहिना ये बायां ये, ठीक है। तो पशुपतनाथ के दाईं तरफ 2 जानवर बने हुए मिले हैं, उनके जो है तस्वीर बनी हुई है, हाथी और यहाँ से मिला है बाघ, हाथी और बाघ। पशुपतनाथ के दाईं तरफ क्या बना है, हाथी और बाघ। और बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा, ठीक है। हाँ, भैंस का मेल भैंसा, ठीक है, समझ गए। तो हाथी और बाघ, गैंडा और भैंसा। अब ये बाघ ध्यान रखना, शेर न कर देना, ठीक है। शेर का ज्ञान प्रश्न यहीं से आता है, प्रश्न दे देगा हाथी, बाघ, गैंडा और शेर, कहेगा इनमें से किस पशु का ज्ञान नहीं था, तो शेर का नहीं था, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो शेर का ज्ञान नहीं था। तो पशुपालन में ये जो है, अब बाघ को पालते, हो सकता है पालते रहो या नहीं पालते रहो, लेकिन उन्होंने इसको जब बनाया है, अगर उसमें आकृति बनाई है तो शायद हो सकता है पूजा करते रहो, पशु पूजा थी। मतलब अभी हम नाग वगैरह की पूजा करते हैं ना, तो नाग की पूजा करते हैं तो नाग की आकृति बनाते हैं कि नहीं, तो लेकिन पालते थोड़े नहीं हैं। नाग को पालते हैं कि नहीं पालते, वो जो पालते हैं वो मदारी पालते हैं ना। तो ऐसे ही बाघ या शेर भी जो पालते रहे होंगे, सर्कस वाले पालते रहे होंगे शायद, लेकिन ये पालतू जरूरी नहीं कि पालतू रहे हों। तो इस तरीके से इनका ज्ञान था पशुपालन में, ये पशु पालते रहे होंगे, हाथी, गैंडा, भैंसा, लेकिन बाघ के बारे में इनको जानकारी थी क्योंकि वहाँ से मुहर पे आकृति मिलती है बाघ की। इसके अलावा बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इनको जो है 12 सिंघा, एक ऐसे यूनिकॉर्न मिला है, एक सींग वाला जो है, एक सींग वाला हिरन जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, उसका भी एक मुहर मिला है, ठीक है। उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, ये ध्यान रखना नाम, यूनिकॉर्न का भी इनको ज्ञान था, यानी एक सिंघा जो था, एक सिंघा को यूनिकॉर्न कहते हैं, तो ये भी, इसका भी एक मुहर मिला है। तो ये पशुओं के बारे में जानकारी थी इन पशुओं के, तो ये नहीं पशुपालन करते थे। लेकिन देखो गाय वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा सटीक नहीं मिलता है। 2-3 पशु थे जैसे गाय, ऊँट, घोड़ा और शेर, इनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, लेकिन घोड़ा के सुतकोदड़ा से जो है घोड़ा की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कि घोड़े के बारे में ज़्यादा परिचित नहीं थे। घोड़ा भारत में आर्य लेकर आए, तभी से घोड़े का प्रचलन भारत में ज़्यादा हुआ, उसके पहले ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि ये लोग किससे अनभिज्ञ थे। तो घोड़ा अगर आ जाएगा, इन सभी के अलावा शेर और घोड़ा और गाय, और जो है आपका शेर है, गाय है, घोड़ा, ऊँट, ठीक है, ये अगर आ जाएँ तो इन पशुओं को आपको ध्यान रखना, इनको नोट कर लो। ये 4 पशु, घोड़ा, गाय, ऊँट और शेर, इनके बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है, अर्थात इन पशुओं के बारे में ये लोग ज़्यादा विज्ञ नहीं थे, कम जानते थे। तो इस तरीके से पशुपालन में ये चीज़ हो गया। और पशुपालन के साथ साथ में अब उद्योग की बात करेंगे। उद्योग, भाई उद्योग भी तो आर्थिक क्रियाकलाप है, उद्योग भी तो आर्थिक क्रियाकलाप है। उद्योग हड़प्पा, हाँ शेर, बाघ नहीं, घोड़ा, ऊँट, गाय, शेर, हाँ इनसे अनभिज्ञ थे,
इनके ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। हालांकि अगर मतलब उसमें और जितने जानवर दिए हैं उनमें गाय भी दिया है तो गाय के बारे में लगाना है, लेकिन गाय और शेर दोनों आ गया तो शेर पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि गाय के थोड़े बहुत साक्ष्य मिले, घोड़े की भी थोड़े बहुत मिले हैं, और शेर आ गया, घोड़ा भी आ गया और गाय भी आ गया, तो शेर पे लगाना, शेर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे पूछ लेता उल्टा सीधा, ठीक है। तो ये बारीकियों से समझना है, इसीलिए हम भाई ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, हम इसको धैर्य के साथ पढ़ना है, बारीकियों से सब कुछ समझते चलना है। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास तथ्यात्मक ज्ञान हो जाएगी तो कहानी बना करके आप लिखना भी सीख जाओगे। और किसी भी परीक्षा में, खास करके अगर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, IAS PCS की परीक्षा में, तो वहाँ आपकी नंबर जो मिलते हैं लिखने पे ही मिलते हैं। और लिखा कैसे जाता है, कहानी बना करके, इन्हीं चीज़ों को जोड़ करके, तथ्यों को जोड़ करके आप कितना जो है अपने तरीके से उनको प्रस्तुत कर सकते हो, तभी नंबर आते हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान होने चाहिए, और इसीलिए तथ्य को इतना हल्का करके हम बताते हैं कि आप रटोगे नहीं तो भी याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से जो है उद्योग, अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें मिली हैं, उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये उद्योग थे। जैसे यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग था कपड़ा उद्योग। क्या था? कपड़ा उद्योग। अब आप, एक मूर्ति मिली थी दाढ़ी वाले बाबा की, मिली थी ना, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से, और उस पर जो है कुछ चिन्ह बने हुए थे सिलवट वाले, तो उससे ये पता चला है कि सूती वस्त्र का वो प्रयोग किया रहा होगा। तो इस सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ों का जो है उद्योग रहा होगा, और इसके अलावा ऊनी कपड़ों का भी उद्योग था। अब देखो ऊन के बारे में, ऊन किससे बनते हैं? जानवरों के बालों से बनते हैं। और हाँ, भेड़ वगैरह है या बकरियों के भी, कुछ बकरी की प्रजातियां होती हैं जिनसे ऊन बनाया जाता है उनके जो है बाल का। तो यानी कि ये ऊन अभी यहाँ प्रोसेस्ड करके बनाते रहे होंगे, लेकिन हम नवपाषाण काल में ही देखते हैं वहाँ की महिलाएं जो है बाल के कपड़े बनाते थे, पढ़ा था ना हमने, नवपाषाण काल में बाल के कपड़े बनाते थे। तो वो ऊन का ही जो है एक पुराना रूप था, बाद में इसको ऊन के रूप में बना दिया। तो यहाँ पर कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के उद्योग रहे होंगे। सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग यहाँ का प्रचलित उद्योग था। और इसके अलावा हमको मिला है मन का कारखाना मिला है, तो अर्थात मनका बनाने का भी उद्योग था। और कहाँ से मिला है? चौंदड़ों से और लोथल से, दो स्थानों से मिला है। चौंदड़ों और लोथल से दो स्थानों से क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना, ठीक है। तो अर्थात इनको जो है मतलब मनका उद्योग भी यहाँ का एक उद्योग, प्रचलित उद्योग रहा होगा। कहाँ से मिला? चौंदड़ों से और लोथल से। और इसके अलावा कुछ मृदभांड भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक मिट्टी का वो मिला था, पात्र मिला था, जिसपे हमने एक कहानी सुनाई थी, लोमड़ी और चालाक लोमड़ी और कौवे की। तो वो किसी मिट्टी के बर्तन पे ही बना हुआ था ना। तो कहाँ से वो मिला है? लोथल से। लोथल से एक ऐसा जो है पात्र मिला था मिट्टी का, जिसपे एक चित्र बना हुआ था, चालाक लोमड़ी और कौवे की। कहानी कल बताई थी, अब थोड़े नहीं आज बताएंगे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों का भी जो है कारखाना था। मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन तो आज उसी समय से बनाए जा रहे हैं। हमने बताया कि सबसे पहला वैज्ञानिक कौन? कुम्हार। क्योंकि चाक के आविष्कार, पहिए के आविष्कार होने के बाद चाक का आविष्कार हो गया, तो चाक से जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। तो एक मृदभांड कल्चर ही विकसित हो गया था, मृदभांड कल्चर ही विकसित हो गया था। तो इसलिए जो है मृदभांड, सही नहीं लिखा है, मृदभांड ये। तो मृदभांड के कारखाने भी थे वहाँ पर। और ईंट तो थे ही, ईंट तो भाई खुदाई में अभी भी ईंट मिलते हैं वहाँ पर, पके हुए ईंट, कच्चे ईंट दोनों प्रकार के मिलते हैं, वक्राकार ईंट मिलते हैं और अलंकृत ईंट मिलते हैं। तो ये अर्थात ईंट उद्योग भी वहाँ पर था, ईंट का कारखाना, ईंट बनाने का उद्योग भी था। और सीप उद्योग भी था, सीप उद्योग भी था। एक शंख मिला है सीप का, शंख का बैल मिला है। शंख क्या है? सीप ही का तो बड़ा हुआ रूप है, तो उसके सीप के भी कुछ चीज़ें बनाए जाते रहेंगे, जैसे बैल की आकृति मिल गई शंख की। तो ऐसे ही सीप उद्योग भी विकसित रहा होगा। और सीप का उपयोग जो है खिलौने बनाने में और जो है आपका आभूषण बनाने में, इनमें किया जाता रहा होगा। कंघी वगैरह जो है बनते रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है उद्योग मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये शिल्प उद्योग हो गया। अब हम लोग देखेंगे वाणिज्य और व्यापार, इन लोगों का व्यापार और वाणिज्य क्या था। तो इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। इस प्रकार यहाँ पे जो इनका व्यापार था, वाणिज्य था, वो दोनों प्रकार का था। व्यापार, ये आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार थे। आंतरिक व्यापार, जैसे ये पूरी सभ्यता है, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पर हड़प्पा है,
यहाँ पर लोथल है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और यहाँ पर सबसे दक्षिण में क्या था, सुतकांगेन, दो पश्चिम में सबसे था, यहाँ पर मांडा है। तो इनके बीच में आपस में व्यापार तो होता था, सब ये जुड़े हुए थे किस मार्ग से, सड़क मार्ग से या फिर नदी मार्ग से जुड़े हुए थे, ठीक है। रावी नदी से चलता हुआ चला आया, फिर जो है सिंधु नदी में आ गया, सिंधु नदी में ही तो जाकर सतलज मिली है, तो वहाँ से नाव, यानी नाव के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आंतरिक व्यापार जो है नदियों के माध्यम से भी होता रहा होगा, और सड़क भी मिली है, सड़कें मिली हैं। सड़कें तो इतनी चौड़ी चौड़ी मिली हैं, मैंने कल बताया था ना, मोहनजोदड़ो की सड़कें कितनी बढ़िया बेहतरीन खूब चौड़ी चौड़ी मिली हैं। तो वहाँ पर जो है सड़क मार्ग भी था, तो आंतरिक व्यापार इनका अच्छा था। आंतरिक व्यापार के साथ साथ में इनको बाह्य व्यापार का भी जो है ये करते थे, बाहरी देशों से भी व्यापार करते थे। और उस समय की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं से इनका व्यापार होता था। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे व्यापार करते थे ये सुमेरिया वगैरह से। देखो ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? क्यों? सुमेरियन सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे थी? दजला और फरात नदी के किनारे, दजला और फरात नदी के किनारे। और यहाँ पर हमारी कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा, ये बड़ी सभ्यता है इससे। यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की, यहाँ पर मिस्र की। और इधर एक सभ्यता विकसित हुई थी, चीन की सभ्यता, ठीक है। तो चीन की सभ्यता से व्यापार के संबंध नहीं दिखाई देते हैं। हमने कारण बताया था, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका क्या नाम है? हिमालय, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत को क्रॉस करके चीन ये नहीं जा पाते थे। और ये इधर जमीन हिमालय पर्वत पार कर जाओगे, फिर तिब्बत का पठार है, सब हिमाच्छादित है, हिम से ढकी हुई सतह है। तो इसलिए जो है इनके साक्ष्य चीन से नहीं मिलते हैं व्यापार के। अब ये वाली जगह यहाँ व्यापार होते थे। यहीं पर एक स्थान है बहरीन, यहीं पर एक स्थान है बहरीन, ठीक है, बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा। क्या है राजधानी बहरीन की? मनामा, ठीक है। बहरीन से मिले हैं कुछ वस्तुएं भारत की जो हड़प्पा की हैं। तो ऐसा पता चलता है कि बहरीन से भी इनका व्यापारिक रिश्ता था, ठीक है। ये इसी सभ्यता का विकसित रूप है, सुमेरियन सभ्यता का। तो बहरीन जिसकी राजधानी आज मनामा है, वहाँ से भी व्यापार होता था। और बहरीन को, यहाँ प्रश्न आता है, दिलमुन, बहरीन को दिलमुन कहा जाता था। हाँ, दिलमुन, दिलमुन। तो प्रश्न पूछ लेगा, शहर दे देगा, कह देगा सुमेरियन, बहरीन, मिस्र, ये इनमें से दिलमुन की पहचान कीजिए। दिलमुन कौन है? तो दिलमुन कौन था? बहरीन। बहरीन को उस समय दिलमुन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिलमुन, ठीक है। तो दिलमुन से भी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और ये ऐसे समुद्र के रास्ते, ऐसे, ये फारस की खाड़ी है। ये क्या है? फारस की खाड़ी है, ठीक है। पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं, फारस की खाड़ी। तो फारिस की खाड़ी होकर के ये समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे। यहाँ लोथल था, मैंने बताया था, यहाँ क्या है? लोथल। लोथल से चले फारस की खाड़ी होकर ये पहुँच गए दजला फरात वाले सभ्यता में, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। और इसके अलावा ये इधर से अरब द्वीप को पार करके ये यहाँ से जाते थे, इधर से ये लाल सागर होकर के, और फिर ये पहुँच जाते थे मिस्र की सभ्यता में। नील नदी पे है। कौन सी नदी पे है मिस्र की सभ्यता? नील नदी पे। तो इस तरीके से इनसे इनका क्या था? व्यापारिक संबंध था। पहले से ही, प्राचीन समय से ही व्यापारिक संबंध यहाँ से था। और आपने एक दुबई का नाम सुना होगा। दुबई कहाँ है नक्शे पे, जानते हो? ये यहाँ पर दुबई है। और ये कौन सा देश है? यूएई। कौन सा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी है, दुबई नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी, आबू धाबी। अब देखो ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और मुसलमान लोग पापा को अपने क्या कहते हैं? अब्बा। तो याद कर लो, अबू धाबी, अब्बा, अबू धाबी। तो अबू धाबी यहाँ पर, लेकिन यहाँ से व्यापार के साक्ष्य नहीं मिले। हमको याद रखना है, बहरीन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा, ठीक है। और मिस्र से भी साक्ष्य मिले हैं, मिस्र की सभ्यता से, सुमेरियन की सभ्यता से। तो इस तरीके से मतलब हमारा जो है, हमारी सभ्यता का
व्यापार कहाँ कहाँ होता था, इन सभ्यताओं से भी होता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। अब धार्मिक जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अरे बनाओ जल्दी। धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, इनका धर्म कैसा था। देखो, जो कड़ियाँ हैं जो हमको मिली हैं, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं के आधार पर इनके धर्म का भी हम पता लगा सकते हैं। जो आज के समय में धर्म है हमारा, बोर हो गए हो क्या, तो बात क्यों कर रहे हो। तो धर्म जैसे आज हमारा धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे धर्म नहीं थे। ये जितना ज़्यादा इंसान जितना ज़्यादा तरक्की करता जाता है, जितना आर्थिक विकास करता जाता है, उतने ज़्यादा धार्मिक पेचीदगियाँ बढ़ती जाती हैं। सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक लड़ाइयाँ, ये सब आर्थिक मानव की देन है। जो आज का मानव, हम जो अपने आप को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। हम आज का मानव कौन सा है, होमो सेपियंस सेपियंस, यानी बुद्धिमान महाबुद्धिमान मानव हैं हम, होमो सेपियंस सेपियंस। तो हम बहुत ज़्यादा आर्थिक मानव बन गए हैं, और आर्थिक मानव इतने ज़्यादा बन गए हैं कि इसकी वजह से हम जो मानव जाति है उसको धर्म में बांट दिए, संप्रदाय में बांट दिए। लेकिन ये पहले की जो सभ्यता थी, इनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। पहले की सभ्यता इस तरीके से धर्मों में नहीं बटी हुई थी, ठीक है, कि ऐसे धर्म होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के। उनके सनातन धर्म थे, उनकी प्राकृतिक धर्म थे, तो वो प्रकृति पूजा करते थे। अब प्रकृति के क्या क्या चीज़ हैं, जीव जंतु ही प्रकृति के हैं, पेड़ पौधे भी प्रकृति के हैं। तो यहाँ से इनके साक्ष्य मिलते हैं, इनके पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। देखो, जहाँ पर इंसान भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और जो है आपका चर्च में कैद करना सीख जाए, मतलब शुरू कर देगा इनमें, वहीं से जो है मानव सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है। हमने ईश्वर को एक देवालय में कैद कर दिया है, मंदिर में ईश्वर को बैठा दिया है, और ईश्वर तो क्या है, कण कण में है, सनातन है। ईश्वर को हम कहीं कैद नहीं कर सकते, मतलब हमने उनके लिए कैद खाना बना दिया है। हम जिनसे प्रेयर करने जाते हैं उनको हमने कैद करके रखा है। अपने पिताजी को आप एक घर में ताला लगा के कैद कर दो, फिर पिताजी आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। हमने देवालय बना दिया, हम तो बहुत समझदार हैं कि हमने ईश्वर का मंदिर बना दिया, उसमें ईश्वर को बैठा दिया, और रात को ताला भर देते हैं। दिन में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और रात में ताला भर के चले जाते हैं। ईश्वर को कैद करके रखा हमने, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, कुछ भी हो, कहीं भी हम क्यों कैद करते हैं भाई? इसलिए जो है हमको इस सभ्यता से सीखना चाहिए। इस सभ्यता में देवालय नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिले हैं, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात वो लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो यहाँ पर हमको मिली है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है, अब बताओ अपने आप, हड़प्पा से। मातृ देवी को उर्वरा शक्ति भी कहा गया है। अब उर्वरा शक्ति क्या है? प्राकृतिक मिट्टी, मतलब हम खेत की पूजा कर रहे हैं, खेत हमारे लिए उपजाऊ है, और खेत को इन्होंने माँ मानी है, और उसको देवी के रूप में बना दिया है कि हमारी उपज बढ़े। तो इन्होंने प्रकृति की पूजा की, मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले यहाँ पर। और इसके अलावा हाँ, वृक्ष की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। वृक्ष की पूजा के साक्ष्य ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें वृक्ष पर जल चढ़ाते हुए लोग पाए गए हैं, तो वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और पशुपति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पशुपति की पूजा कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पशुपति की पूजा के, जिसको आद्य शिव कहा जाता है, आद्य शिव, ये इनको एक पावर माना गया है, ठीक है। यही आज के समय के जो है विकसित शिव के स्वरूप हैं, शुरुआत यहीं से हुई होगी। तो पशुपति, अब इसमें यानी पशुओं के पति, तो ये भी प्राकृतिक पूजा है ना, ये भी तो प्राकृतिक पूजा है। यहाँ पर हमने कोई ऐसी ईश्वर की संकल्पना नहीं की है, ठीक है। और जो है इसके अलावा अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड मिले हैं, कहाँ से मिले बताओ भाई? हवन कुंड के साक्ष्य या अग्नि वेदिकाएँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग अग्नि देवता की भी पूजा करते थे। और हाँ, ये भी प्रकृति की पूजा, अग्नि तो प्राकृतिक है ना, तो अग्नि की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा नाग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। और नाग भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, प्राकृतिक चीज़ है, तो नाग पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो एक त्रिमूर्ति मिली थी, जिसको आद्य शिव कहा गया है, वो त्रिमूर्ति थी। तो वहाँ पर वो योग मुद्रा में बैठी हुई दिखाई गई है, वो मूर्ति योग मुद्रा में बैठी हुई दिखाई गई है। अर्थात इन लोगों को योगा का भी ज्ञान था। ये कितने नेचुरल थे, कितने प्राकृतिक थे, योग के बारे में भी ये जानते थे। हाँ,
जल पूजा भी कर, भाई अब जल को चढ़ा रहे हैं वृक्ष पे तो पूजा करके ही चढ़ा रहे हैं, तो जल पूजा के इस तरीके से साक्ष्य कोई ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये सारी प्रकृति चीज़ों का, प्राकृतिक चीज़ों का ये पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से इनका जो है योग के बारे में भी इनके ज्ञान था, क्योंकि वो मूर्ति जो मिली पद्मासन में बैठी हुई। अब इसके बारे में इतिहासकारों में थोड़ा सा बहस चलती है कि वो जो योगी मुद्रा है वो पुरुष है या महिला है, अभी तक उसमें लड़ाई चलती रहती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो पुरुष है, कुछ इतिहास कहते हैं वो महिला है, कुछ कहते हैं शिव की मूर्ति है, कुछ कहते हैं वो अलग ही कुछ मूर्ति है, तो इसलिए उसमें विवाद है। लेकिन आप वो पद्मासन की अवस्था में बैठी हुई है या बैठा हुआ है, ठीक है, और मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, कहेगा कि जो है एक वाक्य ऐसे दे देगा। देखो जो IAS वगैरह में, PCS वगैरह में जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाले आते हैं। अब स्टेटमेंट देगा हड़प्पा सभ्यता में मंदिर में पूजा होती थी, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर में पूजा होती थी, एक स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा दे देगा हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के शस्त्र बनाते थे। अब दे देगा 1 और 2 दोनों सही है, खाली एक सही है, खाली दूसरा सही है, दोनों नहीं सही है। तो फिर दोनों नहीं सही हैं क्योंकि लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वाले प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट वाले प्रश्न ऐसे आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पतन की तरफ। ये सभ्यता 600 वर्ष तक लगभग जीवित रही, और इसका पतन कैसे होता है, तो इसके पतन के पीछे भी सब लोग अलग अलग कहानी बनाते हैं। इतिहासकारों में मतभेद है, कोई भी एक मत नहीं है, और एक मत होगा भी कैसे, क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए जो है इसके पतन के बारे में अलग अलग इतिहास का, जैसे ये नोट कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है। जैसे एक विद्वान है जिनका नाम है SR राव। क्या नाम है? SR राव। SR राव कहते हैं कि बाढ़ आई होगी और सभ्यता नष्ट हो गई। ये कहते हैं SR राव, क्या कहते हैं कि बाढ़ आई होगी और सभ्यता नष्ट हो गई। अब बाढ़ किस में आई होगी? सिंधु नदी में, सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, और सिंधु नदी में अब एक आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखना। अब आज जा करके ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हाँ, ऋतिक रोशन की पिक्चर थी, उसको ज़रूर देखना, और उसमें आप अब हड़प्पा को फील करोगे, क्योंकि हड़प्पा आप पढ़ चुके हो, तो हड़प्पा सभ्यता को आप फील करोगे। कुछ चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको, कुछ चीज़ें जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसे मोतियों के, मनकों के जो है आभूषण मिलेंगे, और जो है क्या यूज करते हैं सारी चीज़ मिल जाएंगी वहाँ। तो फिल्म देखो, मज़ा आएगा, ठीक है। और इसके अलावा व्हीलर महोदय और जो है मैके महोदय कहते हैं आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण। कौन कहता है? व्हीलर महोदय और मैके महोदय। व्हीलर, ये वही व्हीलर हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग टीले को माउंट ए भी कहा था ना। तो ये व्हीलर महोदय और मैके महोदय ने कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था? अभी पढ़ाया है, बोल गए। तो आर्यों का अभी 2 सभ्यताएं, 2 स्थल पढ़ाई है मैंने, तो उसमें एक चौंदड़ो था, बनवाली था, तो एक व्हीलर महोदय, मैके महोदय ने उत्खनन करवाया था। आर्यों का आक्रमण कौन बताता है? व्हीलर और मैके। व्हीलर और मैके क्या बताते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ। अच्छा, इसी के बाद आर्यों का आक्रमण भी हुआ है, भारत में आर्य आए हैं, तो इस वजह से कह देते हैं कि वो आते गए, वो ये भारत है, इस तरीके से, ठीक है, ये भारत है। और ये सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता ऐसे थी, यहाँ पर थी ये, ठीक है। तो ये कहते हैं अरब जो आर्य आए हैं मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। अब ये मध्य एशिया से आए हैं तो इधर से, और इनके पास क्या था? घोड़ा था, और लोहे का ज्ञान था, लोहे की तलवारें थीं, भाला था, और घोड़े पे बैठ करके तेज़ी से आए होंगे, और यहाँ जो रहते रहे होंगे उनको काटते पीटते आगे बढ़ गए होंगे। तो ये सभ्यता, इसीलिए व्हीलर महोदय, मैके महोदय कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, और ये बेचारे जो है व्यापार में, कृषि में विश्वास करते थे, इनके पास ऐसे कोई शस्त्र ये शांति प्रिय रहे, इसीलिए तो 600 वर्ष तक जीवित रह गए। इतनी लंबी सभ्यता अगर युद्ध करते तो नहीं जीवित रहते, शांत स्वभाव के थे, इसलिए से लंबे समय तक जीवित रहे। तो इसलिए आर्यों का आक्रमण कौन बताता है? व्हीलर महोदय और मैके महोदय। और अमलानंद घोष महोदय कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ है। अमलानंद घोष महोदय कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, इसलिए जो है ये सभ्यता खत्म हो गई। अब जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ भाई? इसके आसपास इधर से आप, ये वाला क्षेत्र रेगिस्तानी है कि नहीं है? थार का मरुस्थल है कि नहीं है? तो इसके आधार पे शायद अमलानंद घोष ने घोषणा कर दी होगी कि यहाँ पर ये मरुस्थलीकरण हो गया, मरुस्थल बढ़ गया,
और इस वजह से ये सभ्यता अब पानी वगैरह के लिए जो है तरसने लगी होगी सभ्यता, तो धीरे धीरे करके खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो अमलानंद घोष महोदय कहते हैं जलवायु परिवर्तन, और एम.आर. साहनी महोदय कहते हैं भूतात्विक परिवर्तन। एम.आर. साहनी महोदय क्या कहते हैं? भूतात्विक परिवर्तन। भूगोल की बात है, भूतात्विक, भूमि के तत्व में परिवर्तन हो गया, भूमि के तत्व में परिवर्तन हो गया। जैसे कौन सी परिवर्तन? जैसे नदी अपना मार्ग बदल लेती है, नदी अपना मार्ग बदल लेती है, तो वो क्या होगा? भूतात्विक परिवर्तन। अब जैसे सिंधु नदी बह रही थी, अब सिंधु नदी बह रही थी, बहते बहते उसने मार्ग बदल लिया, और सिंधु नदी के किनारे क्या था? मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो से नदी दूर चली गई, या फिर नदी में अचानक जो है जलजला आ गया, तो इस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो भूतात्विक परिवर्तन यानी कि वहाँ पर नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। जैसे अभी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। किस लिए कहते हैं? क्योंकि मार्ग बदलती रहती है, कभी इधर से बह रही तो कभी उधर से बह रही, हर 4 साल 5 साल पे अपना मार्ग बदल लेती है, इसीलिए तो उसको बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने उन्हीं के आधार पे एम.आर. साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ होगा, इसलिए ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। और जो है कैनेडी महोदय, एक है कैनेडी महोदय। कैनेडी महोदय कहते हैं कि महामारी आई होगी, उस सभ्यता के नष्ट होने के पीछे क्या था? महामारी, मलेरिया फैल गया होगा। क्या फैल गया होगा? मलेरिया, अर्थात जो है वहाँ पर जल ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा चारों तरफ, और मच्छर ज़्यादा पैदा हो गए होंगे। मच्छर पैदा हो गए तो मलेरिया हो गया, सबको मच्छर, और उसमें मलेरिया की दवा रही नहीं होगी। जैसे आज टीका लगवा लेते हैं और उसमें लगवा लेते हैं मलेरिया से बचने, तो उस समय रही नहीं होगी, क्योंकि वो ज्ञान मिलता नहीं, चिकित्सा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है मलेरिया वगैरह के कारण, महामारी के कारण वो सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। ऐसा कौन कहते हैं? कैनेडी महोदय कहते हैं। इनका पूरा नाम है KUR कैनेडी। क्या नाम है? KUR कैनेडी। तो कैनेडी महोदय कहते हैं कि महामारी के कारण ही खत्म हो गई। अब जैसे इस समय क्या चल रही, कौन सी महामारी चल रही? कोरोना, ओमिक्रॉन आ गया, एक नया वायरस आ गया ओमिक्रॉन। अब ये वायरस इस तरीके से बदलते रहेगी, बार बार आते रहेंगे, हम जो है तमाम प्रकार के बार बार खोज करते रहेंगे। कौन सा वो लगाते हैं जो टीका, अब वैक्सीन, टीका वैक्सीन, और हाँ बहुत सारे हैं, कोविशील्ड एक नाम है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और जो है रूस की भी है स्पुतनिक, ये सब बहुत सारी वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन का असर जो है अगर नहीं काम करेगा सही से, तो हो सकता है आने वाले समय ये कोरोना ही इंसानियत को लेकर ख़त्म हो जाए। कोरोना से हम लड़ते लड़ते ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक सभ्यता ख़त्म हुई थी, हड़प्पा, लेकिन हमको जो है नेगेटिव नहीं सोचना है, तो मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ख़त्म नहीं होगी। हमने बहुत जो है जद्दोजहद की है इस ज़िंदगी को बनाने के लिए, कब से? नवपाषाण काल से अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इतनी जल्दी एक जो है ऐसे वायरस की क्या बिसात जो हमारी सभ्यता को ख़त्म कर दे, जो पूरी दुनिया के अगर वायरस को हम बटोर करके एक चम्मच में रखेंगे तो उसमें भी नहीं आएगा, और वो छोटा सा वायरस हमारी पूरी सभ्यता को कैसे नष्ट कर सकता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ये सभ्यता क्या कर दी? ख़त्म कर दी। और कल जो है प्रश्नोत्तर कराएंगे, प्रश्नोत्तर हम मतलब पूछेंगे प्रश्न, आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयार होकर के आइएगा। ठीक।